ओके। सो जब हम इलेक्ट्रोस्टैट्स की बात करते हैं तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज हो जाता है चार्ज। करेक्ट। कैसे डिफाइन करोगे चार्ज? Charge is a unit test charge, which is used to make like its displacement or something. अगर मैं चार्ज को ऐसा बोलूं, इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर थ्रू विच it can create and experience electric and magnetic field। अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है तो उसके लिए चार्ज की जरूरत है या नहीं? बिना चार्ज के हो सकता है? सर जरूरत होगा चार्ज की। और अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करना है तो भी मेरे पास चार्ज होना चाहिए, F इक्वल टू क्यू ई। करेक्ट। यस सर। तो it is that property of matter through which it can create and experience both electric field and magnetic field। Next, properties of charge। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है, देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। राइट। यस सर। कैन आई से लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर? ये तो अपन जानते हैं। यस सर। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस attract each other। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। करेक्ट। हम उसको सिंपली ऐड कर सकते हैं। यस। चार्ज इज अ स्केलर। चार्ज फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम remains conserved। Charge for an isolated system remains conserved। करेक्ट। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है सर? इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? देखो, जैसे मान लो कि हमारे पास दो बॉडीज थे और इसके पास +4 कूलम्स चार्ज था। जब हम चार्ज की बात कर रहे थे तो हमें यहाँ उसका ऐसा यूनिट लिख देना चाहिए था, कूलम। मान लो इसके पास 4 कूलम चार्ज था और इसके पास -1 कूलम चार्ज था, और यूनिवर्स में यही दोनों बॉडी और कोई तीसरा कोई है ही नहीं। ठीक है। अब हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में टच वच करा दिया, जोड़ उड़ दिया, और उसके बाद फिर टच करा के अलग कर दिया। और अब इसके पास बचा 2 कूलम चार्ज। तो अब मेरे को पता करना है कि भाई इसके पास कितना है। तो हमने क्या बात की थी कि चार्ज फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व, मतलब टोटल चार्ज बिफोर एंड टोटल चार्ज आफ्टर क्या होना चाहिए, डिफरेंट कि सेम? सेम। सेम। तो हम क्या करेंगे, +4 कूलम -1 कूलम इज इक्वल टू +2 कूलम प्लस क्यू। यहाँ से सॉल्व करो, क्यू की वैल्यू बताओ कितना। 1 कूलम +1। +1 कूलम। तो इस तरह से देख रहे हो, हमें दूसरे वाले पे चार्ज मिल गया क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी यूज की कि टोटल चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed, सो इट रिमेन्स कंजर्व्ड। राइट। ओके सर। It can only be redistributed from one to another, right? यस। Okay.
नेक्स्ट, चार्ज इज नॉन रिलेटिविस्टिक, इज नॉन रिलेटिविस्टिक, रिलेटिविस्टिक, इसका क्या मतलब है? मास जो होता है, मास इज रिलेटिविस्टिक, इसका मतलब है जैसे जैसे स्पीड चेंज होता है मास भी चेंज होता है। इसीलिए अगर आप मास का ओरिजिनल फॉर्मूला देखेंगे तो वो ओरिजिनल फॉर्मूला ऐसा हो। और इस एम नॉट को हम रेस्ट मास कहते हैं। अब जैसे जैसे बॉडी का स्पीड चेंज होता जाएगा उसका टोटल मास भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। इसीलिए हम सर कहते पर हैं हम कि लोग ये वाला चीज नहीं देखे आज तक कि m इज इक्वल टू एम नॉट बाई अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब वो क्यों नहीं देखे हैं वो भी बताता हूँ। ठीक है, ये हम लोग जब अभी मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे ना क्लास 12th में, तो आपको बार बार ये रेस्ट मास बोला जाएगा। ठीक है, अभी तक क्यों नहीं देखे हो वो भी मैं समझाता हूँ। जब अभी तक मैकेनिक्स सॉल्व कर रहे थे तो आपका जो स्पीड ऑफ द बॉडी था वो क्या था, 10 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड, ऐसे ही था ना? यस स्पीड सर। ऑफ स्पीड ऑफ लाइट कितना है? 3 × 10⁸ जरा ध्यान से सोचो तो ये रेशियो बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा है अभी? बहुत ज्यादा ही बड़ा। ये v/c, ओ बहुत ज्यादा ही छोटा है। और उस छोटा को और स्क्वायर कर दोगे तो तो और उतना ही छोटा हो छोटा जाएगा। और छोटा, तो इसीलिए ये नीचे अभी हमको न्यूटोनियन मैकेनिक्स में चेंज दिखता है कि डिनोमिनेटर हमेशा वन ही दिखता है। वन ही कंसिडर कर लेते हैं। इसीलिए अपने को आज तक कभी ये बताया नहीं गया है। ठीक है, ओ ओके सर। राइट। सो चार्ज के साथ लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि चार्ज इज नॉन रिलेटिविस्टिक, इसका मतलब आप चार्ज को कितने भी स्पीड से मूव कराइए उसका मैग्नीट्यूड चेंज करेगा कि सेम रहेगा? जैसे मास, मास का मैग्नीट्यूड सेम रह रहा है कि चेंज कर रहा है? जैसे जैसे स्पीड बढ़ा रहे हो मास का मैग्नीट्यूड सेम रह रहा है कि चेंज हो रहा है? म्यूट पे हो आप सर। सर सर वो एक्चुअली मेरा नेटवर्क खराब हो गया था तो हम सुन नहीं पाए एक्चुअली। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि मास इज रिलेटिविस्टिक, इसका मतलब है जैसे जैसे स्पीड चेंज होगा तो मास का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा कि चेंज होगा? सर एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं? अब मेरा लाइक नेटवर्क ठीक हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि मास इज रिलेटिविस्टिक, इसका मतलब है अगर स्पीड चेंज होगा तो मास का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा कि वो भी चेंज होगा? वो भी चेंज हो। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ कि चार्ज नॉन रिलेटिविस्टिक है, इसका मतलब है वो चेंज नहीं मैग्नीट्यूड, होगा। एग्जैक्टली, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। और क्या प्रॉपर्टी है चार्ज की, बताओ, कोई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको याद आए? सर और कोई तो प्रॉपर्टी वैसा है नहीं कुछ। जरा सोचो, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने अभी तक नहीं डिस्कस किया। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ये क्या होता है सर? चलिए समझते हैं, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। किसी भी चीज को क्वांटाइज्ड करने का मतलब है कि आप उसको किसी चीज के मल्टीपल्स में ही ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से एक कंट्री है और वो सिर्फ 1 रुपए का नोट छापती है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे वहां पे 2.5 रुपीज का कोई सामान खरीदना है, खरीद पाएंगे? और कोई तरीका नहीं है, बार्टर नहीं कर सकते आप, आपको करेंसी देना ही। नहीं सर नहीं खरीद पाएंगे। क्योंकि वहां का करेंसी क्या है, क्वांटाइज्ड है। हम सिर्फ 1 रुपए के मल्टीपल्स में काम कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो उसी तरह से जब हम किसी बॉडी को चार्ज करना चाहते हैं तो चार्जिंग में क्या होता है, या तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है या हम उसको इलेक्ट्रॉन देते हैं, यही होता है ना?
यस सर। मूवमेंट कौन करता है? इलेक्ट्रॉन ही करता है। तो या तो हम उसको इलेक्ट्रॉन देते हैं या उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, राइट? जब इलेक्ट्रॉन निकलता है उससे तो वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है, जब इलेक्ट्रॉन आता है उसपे तो वो नेगेटिवली चार्ज बन जाता है, करेक्ट? यस इसका सर। मतलब है बॉडी पे जो भी चार्ज आएगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में आएगा, क्योंकि हम आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, करेक्ट? यस सर। तो जिस तरह से उस कंट्री का नोट या करेंसी क्वांटाइज था, उसी तरह से हमारे केस में जो चार्ज है वो भी क्या है? क्वांटाइज है। हम उसको सिर्फ इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल के फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं, यस और नो? यस सर। और इस ई की वैल्यू क्या होती है? इसका मैग्नीट्यूड सर हाँ, मैग्नीट्यूड। 1.9 इंटू 10 to the power -19 कूलम। 1.6। ओ 1.6। 1.6, ठीक है, क्लियर है? अच्छा, एक और चीज अभी लिखवा रहा हूँ, इसको बाद में जब हम इंडक्शन कराएंगे तो आपको प्रूव करेंगे। रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ चार्ज। इसको यहाँ पे अभी लिख के रखेंगे, लेकिन हम इसको आगे चल के थोड़ा प्रूव करेंगे, थोड़ा बाद में प्रूव करेंगे, ठीक है? सो रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ चार्ज। अभी तक जो हमने प्रॉपर्टीज लिखे हैं, क्लियर है? यस सर। ठीक है, दो चीजें लिख रहा हूँ जो कि अगेन वंस वी कवर अप सम इम्पोर्टेंट पार्ट्स देन ओनली आई विल रिटर्न बैक, बट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि सीक्वेंस में वैसे ही पढ़ना है रिवीजन के समय। आई विल टॉक अबाउट एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज इलेक्ट्रोस्कोप, and I will talk about methods of charging. But we do this once we have finished off discussing conductors. Right? So now we jump straight on to the most important part of this chapter, which is Coulomb's law. Coulomb's law. क्या जानते हैं Coulomb's law के बारे में? वो ग्रेविटेशन वाला फॉर्मूला से सिमिलर है, लाइक। यस। ओके, तो Coulomb's law अगर आप बेसिक बेसिक समझे तो ऐसा है कि वो दो पॉइंट चार्जेस पे लगता है, ठीक है? यस सर। अब ये दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो अगर ये दोनों एक दूसरे से आर डिस्टेंस पे हैं, ठीक है, तो लेट्स से फिलहाल के लिए हम मान लेते हैं ये दोनों ही पॉजिटिव है। क्या लगता है आपको, ये लोग अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे? रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे, तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टू ड्यू टू वन एंड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन ड्यू टू टू। अच्छा, न्यूटन्स लॉ के थर्ड लॉ के हिसाब से दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा कि सेम होगा? सेम होगा। सेम होगा। तो कूलम्स लॉ हमें ये मैग्नीट्यूड बताता है कि ये मैग्नीट्यूड जो आप सेम बोल रहे हैं ये होगा k q1 का मैग्नीट्यूड q2 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड इसलिए लिख रहा हूँ इन दोनों चार्ज का, क्योंकि मैं फोर्स का भी मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, और चार्जेस आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, तो इसलिए मेरे को उसके मॉड्यूलस से काम है। डू वी एग्री ऑन दिस? यस सर। अभी एक के बारे में जान लेते हैं। ये के है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू आती है 9 × 10⁻⁹। और अगर हम यूनिट लिखें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। ये जो एप्सिलॉन नॉट आपको दिख रहा है इसकी वैल्यू होती है 8.89 × 10⁻⁻12, और इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा, एक चीज ख्याल रखिएगा कि कूलम्स लॉ तभी तक वैलिड है जब तक आप दो पॉइंट चार्जेस देख रहे हैं, तो इसमें Q1 और Q2 क्या होना चाहिए?
point charges Q1 and Q2 should be point charges. क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो कूलम्स लॉ हमें ये बताता है कि भाई मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो ये नहीं। ठीक है, कूलम्स लॉ हमें ये बताता है कि मैग्नीट्यूड कितना होगा। डायरेक्शन तो हम खुद ही पता कर लेंगे, रिपल्शन है या अट्रैक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो हैज समथिंग नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। Electric force also has something known as principle of superposition. What do you know about this principle of superposition, Isha? सुपर पोजिशन सर वो कि लाइक इन्फिनिटी पे वो वाला है क्या? नहीं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखो क्या बताता है। जैसे मान लो दो चार्जेस हैं Q1 Q2, और अभी जो Q1 है वो Q2 पे फोर्स लगा रहा है F21, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई 2 ड्यू टू 1। ठीक है। अब अभी भी Q1 Q2 है, लेकिन एक Q3 भी आ गया। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि Q1 और Q2 के इंटरेक्शन को इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता है कि Q3 है या नहीं है। तो Q1 अभी भी Q2 पे उतना ही फोर्स लगा रहा होगा। हाँ, अब Q3 भी Q2 पे फोर्स लगा रहा होगा, तो Q2 पे नेट फोर्स सेम रहा कि चेंज हो गया? नेट फोर्स। चेंज हो गया। लेकिन Q1 और Q2 का इंटरेक्शन दोनों केस में डिफरेंट है कि सेम है? सेम है। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है। दो ओके सर। दो चार्जेस के आपस के इंटरेक्शन को इस चीज से मतलब नहीं है कि तीसरा चार्ज प्रेजेंट है या एब्सेंट है। ठीक है। हम इन दोनों पे इंडिपेंडेंटली कूलम्स लॉ लगा सकते हैं, इन दोनों पे इंडिपेंडेंटली कूलम्स लॉ लगा सकते हैं। हाँ, नेट फोर्स निकालते समय मेरे को रिजल्टेंट पूरा देखना पड़ेगा, राइट? सो अकॉर्डिंग टू दिस अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, interaction between two charges is independent of presence of third charge. However, the net force on a particular charge may change, है ना? तो नेट फोर्स चेंज हो सकता है, लेकिन Q1 Q2 का इंटरेक्शन आफ्टर एंड Q1 Q2 का इंटरेक्शन बिफोर वो सेम रहेगा। दैट डज नॉट चेंज, वो हम कूलम्स लॉ से सॉल्व कर सकते हैं। सर ठीक है। इसमें ये जो Q2 पे Q3 के कारण कुछ फोर्स लगेगा, तो फिर हम्म। Q2 शिफ्ट होगा तो फिर Q1 एंड Q2 का भी वो चेंज नहीं हो जाएगा? बिल्कुल चेंज होगा, पर मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि एट दैट इंस्टेंट लेट्स से सम मैकेनिज्म से हमने आर और आर को फिक्स रख लिया, तो उस कंडीशन में Q3 के प्रेजेंस या एब्सेंस से इन दोनों के आपस के इंटरेक्शन को फर्क नहीं पड़ेगा, एज लॉन्ग एज आई कीप दिस डिस्टेंस फिक्स्ड बिटवीन देम, राइट? ओ ओके सर। है ना? क्योंकि वो तो मान लो Q3 नहीं भी होगा, तो भी Q2 रिपल्शन फील करके अगर आगे भाग जाएगा तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, तो वैसे ही Q1 Q2 का फोर्स चेंज हो जाएगा। यस और नो? उसके उसके लिए Q3 को आने की जरूरत नहीं है ना? यस सर। ठीक है। तो अब इसको यूज करते हैं और एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं।
इसे आई एम लुकिंग फॉर द आंसर ऑफ दिस। एक बार ट्राई करें। सर एन का वैल्यू 8/√2 है क्या? 8/√2 यानी 4√2, परफेक्ट। तो इसमें एक बार क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। जैसे ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, तो हम उस फोर्स को एफ बुला लेते हैं। और उस एफ के वैल्यू को हम लिख सकते हैं के क्यू क्यू बाई डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर, और उनके बीच का डिस्टेंस L/√2 होगा, डायगोनल के लेंथ का आधा। तो ये एफ का वैल्यू हो जाएगा 2k क्यू बाई L²। अच्छा, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू रिपेल की अट्रैक्ट, अट्रैक्ट। और मैग्नीट्यूड तो सेम, तो ये बन जाएगा 2f। उसी तरह से ये प्लस क्यू और प्लस क्यू रिपेल, और ये माइनस क्यू और प्लस क्यू अट्रैक्ट, सेम मैग्नीट्यूड, सो 2f। अब आपके पास दो वेक्टर्स हैं 2f एंड 2f एट 90 डिग्री। तो हमको लगता है कि रिजल्टेंट हम समझ पा रहे होंगे इस डायरेक्शन में होगा, और वो 2√2f होगा। डू वी अग्री ऑन दिस? यस सर। तो नेट फोर्स अपने पास बनेगा 2√2 इंटू एफ, और एफ की जगह हम लिख सकते हैं, तो आपने जो 8/√2 कहा था वो इफेक्टिवली 4√2 है, करेक्ट? यस सर। परफेक्ट। एक और एग्जांपल करते हैं।
looking for this. थ्री बाई टू आंसर है क्या सर? चेक करना पड़ेगा, एक बार और अटेम्प्ट करिए, नहीं तो फिर डिस्कस करेंगे। ओके सर। सर मेरा आंसर तो वही आ रहा है, थ्री बाई टू आ रहा है। चलिए तो फिर चेक करते हैं, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये दोनों जो चार्जेस हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, रिपल्शन की अट्रैक्शन? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन, तो चलिए उस फोर्स को एफ मान लेता हूँ, ठीक है। और एफ को लिख लेता हूँ के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, चलेगा? यस सर। अच्छा, प्लस क्यू और माइनस टू क्यू का क्या होगा, अट्रैक्शन की रिपल्शन? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे लेंथ डिस्टेंस दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ वाला चार्ज डबल है, तो ये वाला फोर्स एफ होगा कि टू एफ होगा? टू एफ होगा। टू एफ होगा। तो ये फोर्स को मैं लिख लेता हूँ टू एफ। ट्रायंगल कैसा है ईशा? इक्विलैटरल। तो ये वाला एंगल बता दीजिए। 60 डिग्री। परफेक्ट। तो नेट फोर्स को क्या मैं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस 60 लिख सकता हूँ? यस सर। कितना आ रहा है ये? अच्छा, सर इसमें हम शायद कैलकुलेशन मिस्टेक किए। ये रूट 7 एफ आ रहा होगा। यस सर, रूट 7 है सर। और एफ को वापस से डाल दिया जाए के क्यू क्यू बाई एल स्क्वायर। अब कंपेयर करो, इनकी वैल्यू बताओ। रूट 7 ही है सर। रूट 7, ठीक है। यस सर। लॉजिक क्लियर है? यस सर। ओके, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं।
I'm looking for the answer of this one, Isha. सर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 3/2 क्यों होगा क्या? एक बार फिर से कैलकुलेट कर सकते हैं? सर 2 Q/9। परफेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्लस क्यू और प्लस टू क्यू जो है, ये लोग तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, और उस फोर्स का वैल्यू हो जाएगा के इंटू क्यू इंटू टू क्यू डिवाइडेड बाई 9l स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस है 3l, 3l का स्क्वायर 9l स्क्वायर। तो 2kq स्क्वायर बाई 9l स्क्वायर। अच्छा, अब एक चीज बताओ कि अगर इसको इक्विलिब्रियम में रहना है, तो इसको पी वाले चार्ज से रिपल्शन मिलना चाहिए कि अट्रैक्शन मिलना चाहिए? अट्रैक्शन मिलना चाहिए। और वो अट्रैक्शन तभी मिलेगा जब ये वाला चार्ज पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पी वाला चार्ज? नेगेटिव। तो मेरे को समझ में आ गया कि यहाँ पे कुछ माइनस क्यू टाइप का चार्ज है, इसीलिए यहाँ पे एक अट्रैक्टिव फोर्स बन रहा है F2। और अगर हम F2 को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं K इंटू क्यू इंटू क्यू। हम तो मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड लिखते समय हमको माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड पुट कर। डिस्टेंस उनके बीच में L है तो L स्क्वायर। इक्विलिब्रियम का मतलब है F1 इक्वल टू F2। तो जब F1 इक्वल टू F2 करेंगे, इसका मतलब वो चार्ज एक्चुअली 2q/9 है कि -2q/9? -2Q/9। तो हमें एक नेगेटिव चार्ज पुट करना है पी पे, और उसका मैग्नीट्यूड 2q/9 होना चाहिए। आर वी क्लियर विद दिस? यस सर। तो जब पॉइंट चार्जेस होंगे तो उनपे कैसे कूलम्स लॉ अप्लाई करना है, क्या क्लैरिटी है इस चीज की? यस सर। चलिए थोड़ा सा चीजों को हल्का सा आगे लेके चलते हैं।
looking for the answer of this. Looking for the approach of this issue. ओके सर। Yeah. इसमें सर एक पॉइंट लेंगे एट dx डिस्टेंस करके एंड देन फिर उसको उसके हिसाब से कैलकुलेट करके उसको इंटीग्रेट कर देंगे फिर पूरा रॉड के लिए। परफेक्ट, आपका अप्रोच बिल्कुल सही है, इसको प्रोसीड कराइए। अप्रोच जो आप सोच रहे हो वो बिल्कुल सही है। और मेरे को ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, मतलब छोटा छोटा पार्ट में क्यों तोड़ना पड़ रहा है? क्योंकि हर एक पॉइंट को उससे जो चार्ज है उससे डिस्टेंस अलग अलग है एंड देन फिर एक एक को ऐड अलग से करना प्रॉब्लमेटिक होगा एंड इसको पॉइंट चार्ज लेके करने से कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। परफेक्ट, क्योंकि अगर मैं पॉइंट चार्ज बनाऊंगा ही नहीं तो फिर दो पॉइंट चार्जेस पे ही तो सिर्फ कूलम्स का लगा सकता हूँ, राइट? यस सर। परफेक्ट, परफेक्ट। सर आंसर k इंटू क्यू बाई a इंटू l प्लस वन है क्या? L+1? a इंटू ओके। होल l प्लस वन। कुछ गड़बड़ है, चलिए इसको समझते हैं, बट यू आर वेरी क्लोज टू द आंसर। अगेन, आपने जो बोला वही कर रहा हूँ। एट अ डिस्टेंस ऑफ x मैं एक छोटा सा एलिमेंट तोड़ रहा हूँ dx का,
तो ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट के पास एक चार्ज होगा डी क्यू का। पहले मैं वो डी क्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो वो डी क्यू मेरे लिए है चार्ज पर यूनिट लेंथ into length which I have to consider. So charge per unit length into length that I consider. Correct? यस सर। अच्छा। अच्छा, ये जो dq चार्ज है, ये इस q चार्ज को एक रिपल्शन फोर्स देगा, एंड लेट्स कॉल दैट रिपल्शन फोर्स एज df. So df according to Coulomb's law is k into q into the other charge which is dq divided by square of their distance. तो उनके डिस्टेंस का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है। इस एक्सप्रेशन में कोई दिक्कत? नो सर। अब जितने भी एलिमेंट्स लोगे वो सब इस dq को उसी डायरेक्शन में स्मॉल फोर्स देते जाएंगे, तो सारे छोटे छोटे फोर्सेस का डायरेक्शन डिफरेंट कि सेम? जितने भी छोटे छोटे सेम होंगे। चार्जेस एलिमेंट, तो सबका फोर्स का डायरेक्शन चूंकि सेम है, तो इसका मतलब है कि हमको सारे मैग्नीट्यूड्स को सिंपली ऐड कर देना है, कंपोनेंट कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है। तो जब हमको ऐड करना है तो ऐड करना है मतलब इंटीग्रेट करना है। जब इंटीग्रेट करना है तो अब सेकंड टास्क है कि लिमिट्स क्या होंगे। लिमिट्स बताइए ईशा मुझे, क्या होंगे लोअर लिमिट्स एंड अपर लिमिट्स? इसका लोअर लिमिट ए होगा एंड देन अपर लिमिट एल प्लस ए। एक्सीलेंट। मेरा सबसे पहला चार्ज एलिमेंट यहाँ पे है जिस समय x का वैल्यू a है, इसलिए लोअर लिमिट a। मेरा सबसे लास्ट एलिमेंट यहाँ पर है जिस समय मेरे x का वैल्यू है l प्लस a, इसीलिए अपर लिमिट l प्लस a। दिस गिव्स मी टोटल f, and if I take out all the constant outside, क्या होता है dx by x स्क्वायर का इंटीग्रेशन? -1/x। परफेक्ट। a से l प्लस a, लिमिट्स पुट कर रहा हूँ। सर सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ। को एल स्क्वायर कैसे बना दिए? Oh, sorry, that has to be L. You are correct with एल this. ही होगा ओ। आप ऑलमोस्ट करेक्ट थे। क्लियर है? यस सर, हम लिखे भी थे वो चीज बट उसको समहाउ ए टू एल प्लस वन लिख दिए। क्लियर है। यस सर। लेकिन ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म नहीं होता, तो एक इंपॉर्टेंट चीज मेरे को समझ में आया। अभी उस इंपॉर्टेंट चीज पे थोड़ा सा स्ट्रेस डालते हैं। आपको याद है पहले हमारा एक हैबिट था मैकेनिक्स में कि हम पूरे एक्सटेंडेड मास को एक सिंगल मास में कन्वर्ट कर लेते थे सेंटर ऑफ मास में, है ना? यस सर। तो कहीं अगर कोई ऐसा सोचे कि भाई इस पूरे चार्ज को एक सिंगल पॉइंट चार्ज बना देते हैं क्यू का और सेंटर ऑफ मास पे रख देते हैं, तो अगर कोई ऐसा करता तो वो पूरा क्यू चार्ज को रॉड के सेंटर पे रख देता। तो मेरे को जरा ये बताओ कि रॉड के सेंटर से ये डिस्टेंस होता L/2 और ये डिस्टेंस होता a, मतलब उसका स्मॉल क्यू से टोटल डिस्टेंस हो जाता L/2 प्लस क्यू। डू यू अग्री ऑन दिस? यस सॉरी, सर। एल 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 बाई बाई प्लस टू ए। प्लस ए। तो इस समय जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन आता वो ये आता। सेम है क्या दोनों? जरा देखो तो। नहीं सर, सेम नहीं है।
कौन सही है? जिसको हम मैथमेटिकली प्रोसीड किए वो तो पक्का सही है ना। यस सर। इसका मतलब है कि यू, यूनिफॉर्म रॉड को एक पॉइंट चार्ज में बना के सेंटर पे भेज देना सही है कि गलत? गलत है सर। वी शुड नेवर डू दिस। नेवर कन्वर्ट पॉइंट चार्ज, नेवर कन्वर्ट सिस्टम ऑफ चार्ज into a point charge and place at center. You should never do this, except for a few cases, which I'm going to discuss. Except for a few cases, right? ओके सर। Okay. Let me give you one more scenario. Then look at this. I'm looking for the answer of this one. ओके सर। सर इसमें हर एक पॉइंट जो है रिंग पे, वो तो सब का सब सेम डिस्टेंस पे क्यू से, तो फिर उसमें डिफरेंट क्या होने वाला है? जरा सोचो, कुछ तो है।
सर नहीं पता। ओके, चलो समझते हैं। इतना तो आप समझ गए, जो आपने सही भी कहा कि एक छोटा सा सेक्शन पकड़ लेते हैं अगर, तो वहां पे कोई डीक्यू चार्ज होगा, तो वो डीक्यू चार्ज हमारे क्यू चार्ज पे इस डायरेक्शन में एक डीएफ लगा रहा हो। अग्री करते हो? यस सर। और उस डीएफ की वैल्यू लिख रहा हूँ, देखना, के इंटू डी क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई, अपने को चाहिए ये वाला डिस्टेंस, अपने को चाहिए हाइपोटेन्यूज। तो अगर ये एक्स है, ये आर है, तो ये डिस्टेंस है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये डीएफ मिल गया मेरे को। सही बोल रहा हूँ? यस सर। लेकिन बात क्या हुई कि ऐसा ही एक डीक्यू नीचे भी है, जो हम पे ऐसे करके फोर्स लगाएगा। और अब कहानी जो चेंज होगी वो ये है कि अगर मैं इस एंगल को थीटा मानता हूं, तो ये एंगल भी थीटा है। अब जरा ध्यान से देखो, डीएफ का साइन थीटा कंपोनेंट इधर और डीएफ का साइन थीटा कंपोनेंट इधर रहेगा कि कैंसिल कर जाएगा? कैंसिल हो जाएगा सर। इसका मतलब है कि इस डीक्यू का पूरा डीएफ मेरे काम का है कि सिर्फ डीएफ कॉस थीटा मेरे काम का है? डीएफ का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट काम का है। इसका मतलब है कि मेरे को आंख मूंद के डीएफ को इंटीग्रेट करना चाहिए कि पहले डीएफ कॉस थीटा लेना निकालना चाहिए? डीएफ कॉस थीटा। तो डीएफ कॉस थीटा अगर मैं आपके लिए निकालूं, तो जरा ध्यान से देखना, अगर आप इस ट्राइंगल को देख रहे हैं, तो कॉस थीटा होगा बेस विच इज एक्स डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, यानी डीएफ कॉस थीटा। अब इसको इंटीग्रेट कर दे तो रिजल्टेंट दे देगा ये एफ नेट। यस सर। तो देखो, मैंने इसीलिए इसको इस तरह से लिखा क्योंकि ये सारा टर्म कांस्टेंट हो गया है, बस एक ही वेरिएबल है, तो सिर्फ यही इंटीग्रेट होगा। क्लियर है? यस सर। तो जब डी क्यू इंटीग्रेट होगा, पूरे रिंग का चार्ज इंटीग्रेट कर दोगे, तो टोटल चार्ज ऑन द रिंग मिल जाएगा क्या? यस सर। इसका मतलब है जो नेट फोर्स मिलेगा आपको, डिफरेंस समझ में आया? लास्ट वाले में हमको डीएफ को इंटीग्रेट करना था क्योंकि सब फोर्स एक ही डायरेक्शन में था। इस बार सारा फोर्स हर एलिमेंट की वजह से एक ही डायरेक्शन में है कि अलग अलग डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में। में? इस बार हर एक एलिमेंट एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है कि अलग अलग डायरेक्शन? एक ही डायरेक्शन में लगा रहा है। देखो, ये डीएफ और ये डीएफ सेम डायरेक्शन में है कि अलग अलग डायरेक्शन? अच्छा नहीं नहीं, अलग अलग डायरेक्शन में। इसीलिए इस बार हम डायरेक्टली डीएफ को इंटीग्रेट कर रहे हैं कि इफेक्टिव कंपोनेंट को इंटीग्रेट कर रहे उसके कंपोनेंट को इंटीग्रेट करते हैं। हैं? वो कंपोनेंट को कर रहे हैं जो कि सब एक डायरेक्शन में है। जो अलग अलग डायरेक्शन में जो कैंसल आउट कर रहे हैं, हमको उनको कंसिडर करने की जरूरत नहीं। नहीं है। समझ पा रहे हैं इस बात को? यस सर। ठीक है। तो ये कुछ तरीका है जिससे हम कूलम्स लॉ को अप्लाई करते हैं डिफरेंट सिनारियोज में। अभी तक जितना डिस्कस किए कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, लेट्स देन मूव टू वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ।
अभी तक हम कूलम्स लॉ जब लिख रहे थे तो वहां से फोर्स डायरेक्शन के साथ निकाल रहे थे कि सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे थे? सिर्फ मैग्नीट्यूड था। सिर्फ मैग्नीट्यूड था। अब हम कोशिश में है कि हम एक वेक्टर फॉर्म क्रिएट कर सकें। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दो चार्जेस लिख रहा हूँ, ध्यान देना, Q1 और Q2। और फिलहाल के लिए इनको पॉजिटिव मान ले रहा हूं। तो ये पहले वाले चार्ज का पोजीशन वेक्टर और ये सेकंड वाले चार्ज का पोजीशन वेक्टर, ऐसे ही डिफाइन किया था ना पोजीशन वेक्टर वेक्टर्स में, याद है? यस सर। ये हमारा एक्स वाई प्लेन। तो जो हमारा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव होगा रिपल्सिव होगा? रिपल्सिव होगा। तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इस डायरेक्शन। अच्छा, ये वाला वेक्टर जो है, यहाँ पे एक वेक्टर है, देखना, इस वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू बोल सकते हैं क्या, अगर आप देखें तो? यस सर। करेक्ट। अच्छा, F12 का डायरेक्शन और पोजीशन वेक्टर ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू का डायरेक्शन डिफरेंट कि सेम? सर इसका मतलब है ये दोनों यूनिट वेक्टर सेम होंगे। अभी तक कोई दिक्कत? नो सर। बढ़िया। अच्छा, R12 वेक्टर इज नथिंग बट R1 माइनस R2, करेक्ट? यस सर। तो इसका मतलब है R12 का यूनिट वेक्टर इज वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। अग्री करते हैं? यस सर। ठीक है। तो ये अपना बना हुआ है। बढ़िया। अब हम लोग आ जाते हैं F12 पे। F12 मैग्नीट्यूड वाइज ये होगा क्या, चेक करिए तो। यस सर। और अगर मेरे को वेक्टर लिखना होगा तो हम बोल रहे हैं मेरे को लिखना होगा ये मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, करेक्ट? यस सर। जिसको कि मैं ये भी लिख सकता हूँ शायद, क्योंकि अभी हमने स्टैब्लिश किया था कि F12 का यूनिट वेक्टर और R12 का यूनिट वेक्टर सेम है। तो अब मेरे पास डेटा आ चुका है। ऐसे लिख सकते हैं क्या, सॉरी R12, देखिए तो एक बार। यस सर। अब इस बार ये हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा कि डायरेक्शन भी देगा? इस बार डायरेक्शन भी है सर। और F21 अगर निकालना होगा तो जहां जहां 1 2 है सब जगह क्या हो जाएगा? 2 1। एक चीज का ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये वेक्टर इक्वेशंस हैं, तो आपको Q1 और Q2 को साइन के साथ पुट करना होगा। पुट Q1 एंड Q2 विथ साइन। इस बार मैंने मॉड डाला है कि Q1 Q2 लिखा है। तो अगर
अगर ये नेगेटिव है तो आपको यहाँ पे जैसे ये अगर -3 कूलम है तो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा -3। ठीक है, सिर्फ 3 डालने ओके से सर। काम नहीं चलेगा। इसीलिए यहाँ पे देखो मैंने मॉड नहीं दिया है। ठीक है, यस सर। दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स। आर वी क्लियर विद द स्टेप्स ऑफ डेरिवेशन? यस सर। ओके, बस एक क्वेश्चन कर लेते हैं और आज ना इतना ही दूर तक रखते हैं। मैं ये पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप एक बार रिवाइज कर लेना बिफोर द नेक्स्ट क्लास, राइट? ओके सर। हाँ, एक क्वेश्चन लेकिन अपन करेंगे इसके ऊपर। आई एम लुकिंग फॉर द फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। ईशा, ओके सर। जितना दूर तक हो सके सिंप्लीफाई करिएगा, पूरा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि कुछ 3/2 जैसा टर्म्स भी आ सकता है जिसको कि आप फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। सर -6 k k into म्यू स्क्वायर बाई 14 टू द पावर 3/2 इंटू आर वाला वेक्टर। ओके, तो R12 निकाल लेते हैं। तो R12 यही है ना, यस सर। R1 - R2। तो मेरे हिसाब से R12 अपने पास आ गया। तो R12 का मैग्नीट्यूड शायद √14 आ जाएगा, √A² + B² + C², राइट? यस सर। परफेक्ट। अब अपने को चाहिए F12। तो K Q1 Q2 का क्यूब इंटू R12 वेक्टर। तो वैल्यूज डालने का वक्त है। माइक्रो कूलम यानी 10⁻⁻⁶।
तो ये सब वैल्यूज डालना होता है। हाँ, ये सब वैल्यू डालना पड़ेगा ना जब दिया हुआ है तो। ओके। डिवाइडेड बाई R12 का क्यूब। तो थोड़ा सा हम इसको अगर रीअरेंज कर ले तो आपको दिखेगा एक माइनस साइन यहाँ है, और इन सब सब में एक माइनस कॉमन है, तो वो माइनस माइनस मिलके मैंने प्लस कर दिया। इसको फिर फर्दर सॉल्व कर लेंगे, राइट। यस सर। सर इसमें 10 to the power -3 नहीं होगा? तो बिल्कुल 10 to the power -3 ही होगा, क्योंकि ये बन जाएगा 10 to the power -12, और इधर बिल्कुल 10 to the power-2। अब ये आ गया वेक्टर फॉर्म। लॉजिक क्लियर है? यस सर। समझ पाए? तो कई बार हम कूलम्स लॉ को मैग्नीट्यूड की तरह यूज कर लेते हैं, जहाँ पे इन सब जगहों पर मैग्नीट्यूड की तरह लेके डायरेक्शन हम खुद ही लिख ले रहे थे। बट जब ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बात आ जाए तो हम कूलम्स लॉ को ही वेक्टर फॉर्म में यूज कर लेंगे, हमको डायरेक्ट आंसर्स मिलने लगेंगे। ठीक है? यस सर। तो हम यहीं तक रखते हैं आज, है ना। हम कल क्लास में फिर आगे इसको प्रोसीड कराएंगे, राइट। ओके सर। ओके। सर एक्चुअली ना संडे को मेरा स्कूल स्टार्ट हो चुका, लाइक एक स्कूल प्रेरणा क्लासेस रख दिया, क्योंकि मंडे छुट्टी रहेगा तो फिर संडे